वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं क्लास 8 का सैम्पल पेपर लेके आई हूँ। सेम ऐसा ही पेपर आपका 20 मार्च को आने वाला है। समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और मार्क्स रहेंगे इसके 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और 4th पार्ट में आपका पेपर डिवाइड है, यानी पेपर के 4 पार्ट रहेंगे। और फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट का। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से चूज़ करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुनामी इज ब्लैंक ह्यूज सी वेव, और इसमें आर्टिकल का यूज़ करना है। तो ऑप्शन ए में है द, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी में कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ए। सुनामी इज ए ह्यूज सी वेव, यानी सुनामी एक बहुत बड़ी लहर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड ईटेबल। खाने वाली वस्तु वाला शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है पोहा, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है खिचड़ी, ऑप्शन डी है बास्केट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बास्केट, क्योंकि बास्केट खाने वाली चीज़ नहीं होती है। ये तीनों ईटेबल है, खाने योग्य यानी खाने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड। नीचे दिए गए अंडरलाइन लेटर में से किसका साउंड डिफरेंट है। साउंड बताना है कि कौन से का डिफरेंट साउंड है। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ई। तो ऑप्शन ए का प्रोनाउंसिएशन है सेलर, ऑप्शन बी है बेटर, ऑप्शन सी है लेटर, ऑप्शन डी है बिटवीन। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों में ई का साउंड ए आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में ई का साउंड ई आ रहा है बिटवीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट लास्ट दे ब्लैंक टू टेस्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ। एट लास्ट अंत में, दे उन्होंने, डिसाइडेड निश्चय किया, टू टेस्ट परीक्षा लेने की, ईच अदर्स स्ट्रेंथ एक दूसरे की ताकत की। सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसमें राइट है ऑप्शन सी डिसाइडेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एट लास्ट जो वर्ड है वो सिंपल पास्ट की पहचान बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई लर्न ब्लैंक लेसन्स डेली। और यहाँ पे देखिए प्रोनाउन यूज़ करना है। आई लर्न यानी मैं सीखता हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। तो आई का होता है माई, मैं अपने पाठ रोजाना सीखता हूँ। तो आई का वैसे भी माई होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग ब्लैंक यू। तो ये माँ गंगा को संबोधित कर रहा है कि माँ गंगा ये मेरी आपको अंतिम पूजा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज़ वेरी डल, ही ब्लैंक पास। तो इसमें 2 सेंटेंस है। फर्स्ट है, ही इज़ वेरी डल, वह बहुत ही जड़ बुद्धि है, डल यानी बहुत ही मूर्ख है। तो यहाँ पे कौन सी मॉडल्स यूज़ होगी। तो ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी मस्ट, ऑप्शन डी माइट। तो ही इज़ वेरी डल, वह बहुत अधिक जड़ बुद्धि है। तो ही माइट पास यानी कि उसके पास होने के चांसेस भी बहुत कम है। माइट यानी जहाँ पे संभावना कम हो, तो उसके लिए माइट का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे डी। पार्ट सेकंड है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 8 से लेके 11 तक। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे फिल करना है, जो ब्लैंक दिए हुए हैं उनको। ब्लैंक यानी खाली स्थान। When the terminus came early in the morning, तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा मॉर्निंग, क्योंकि आपके चैप्टर सेकंड सुनामी से लिया गया ये पैसेज। जब भूकंप आया था इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी ही जब भूकंप के झटके आए थे। द फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। तो यहाँ सेकंड में आएगा स्लीपिंग। फादर सा, पिता ने देखा। द सी वाटर रिसीड, समुद्र का पानी पीछे खिसता जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गए। द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, पानी दोबारा अत्यधिक फोर्स के साथ, अत्यधिक बल के साथ आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ए है डॉग, डॉग का हो जाएगा बिच। बी है फॉक्स, फॉक्स का विक्सन। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। और ये मीनिंग है सबमिट, SUMMIT। क्वेश्चन नंबर बी है, तो ये मीनिंग है माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लैंक व्हीकल्स प्लाई इन देयर लेंस दे डोंट कोलाइड। तो कंजक्शंस दिए हुए हैं, एज लॉन्ग एज और एज सुन एज। एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक, और एज सुन एज का मतलब है जैसे ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा एज लॉन्ग एज व्हीकल्स प्लाई इन देयर लेंस दे डोंट कोलाइड, यानी जब तक व्हीकल्स यानी वाहन जो है वो लेंस में चलेंगे, कतार में चलेंगे, दे डोंट कोलाइड तब तक वो नहीं टकराएंगे। नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट।
ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स से इनको फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर ए है डू नॉट ब्लैंक ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आएगा इसमें मिक्स, यानी डू नॉट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यानी ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को मिक्स नहीं करना चाहिए, यानी जब गाड़ी चलाए तो पीना नहीं चाहिए और जब पिए तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी है डू नॉट ब्लैंक म्यूजिक वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल। तो यहाँ आएगा प्ले, डू नॉट प्ले म्यूजिक वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, जब वाहन चलाए तो म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर ए है इज मेडिसिन द बेस्ट स्माइल। तो इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है ताकि इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर स्माइल, उसके बाद वर्ब इज, उसके बाद द बेस्ट और उसके बाद मेडिसिन। स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर बी है कंप्यूटर टू ऑपरेट एम लर्निंग आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि आई है, तो आई, उसके बाद आई के साथ एम लग के आता है तो आई एम, उसके बाद वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हुआ है तो आई एम लर्निंग, उसके बाद टू ऑपरेट और उसके बाद कंप्यूटर। आई एम लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ। अब पार्ट 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ करके दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। और पैसेज है बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्कड इन बैटम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। He told the driver as he got into the car. बिपिन बाबू's car was safely parked. बिपिन बाबू की कार बर्ट्रैम स्ट्रीट यानी बर्ट्रैम नाम की गली में लाइट हाउस सिनेमा के समीप सुरक्षित रूप से खड़ी थी। He told the driver as he got into the car. Just drive by the गंगा will you सीताराम। और उसने कार के अंदर बैठते ही चालक से कहा, ड्राइवर से कहा, केवल गंगा के पास पास चलाओ, क्या चलाओगे सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder. इंट्रूडर यानी घुसपैठिया अनाधिकृत व्यक्ति। स्ट्रैंड रोड पर कार में चलते हुए बिपिन बाबू ने घुसपैठिया पर इतना अधिक ध्यान दिए जाने पर पश्चाताप किया। रिग्रेट यानी पश्चाताप करना। हैविंग पेड सो मच यानी बहुत अधिक। अटेंशन टू द इंट्रूडर यानी घुसपैठिया पर अत्यधिक ध्यान देने पर उन्होंने पश्चाताप किया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वह रांची कभी गया ही नहीं था, इसके बारे में प्रश्न ही नहीं उठता है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 years एगो। और इनकंसीवेबल यानी अकल्पनीय, यानी यह अकल्पनीय था कि ऐसी घटना को भूल जाए जो 6 या 7 वर्ष पहले ही घटित हुई थी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी यादाश्त अच्छी थी, उनकी यादाश्त उत्तम थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रिलीड, यानी जब तक कि बिपिन बाबू का मस्तिष्क उलझन में नहीं हो गया था। देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। और ये पैसेज आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी से लिया गया है। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वाज बिपिन बाबूज कार पार्कड। वेयर यानी कहाँ, आपको WH वर्ड याद कर लेने हैं अच्छे से। बिपिन बाबू ने अपनी कार कहाँ पार्क की थी, तो आंसर है इसका, तो पैसेज में इसका आंसर यहाँ से बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क बैट्रम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, यहाँ से यहाँ। क्वेश्चन नंबर बी है वाई डिड बिपिन बाबू रिग्रेट, या बिपिन बाबू को पश्चाताप क्यों था, तो पैसेज में इसका आंसर है बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, यहाँ से यहाँ तक घुसपैठिया पर इतना अधिक ध्यान देने के लिए पश्चाताप किया। नंबर सी है व्हाट डिड टेल ही सीताराम, आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक। ही टोल्ड सीताराम जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, केवल गंगा के पास पास चलाओ, क्या चलाओगी सीताराम। क्वेश्चन नंबर 18 का ए है व्हाट वाज इनकंसीवेबल फॉर बिपिन बाबू, बिपिन बाबू के लिए अकल्पनीय क्या था, यानी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो क्या था, तो आंसर है इसका पैसेज में यहाँ से इट वॉज कंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 years एगो, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट डज ही से अबाउट हिज मेमोरी, वह अपनी मेमोरी के बारे में क्या कहता है, यानी बिपिन बाबू अपनी मेमोरी के बारे में क्या बोलता है, तो आंसर है इसका पैसेज में ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। सी है आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से इनके अपोजिट वर्ड ढूंढना है। फर्स्ट एवर, एवर यानी हमेशा, और नेवर यानी कभी नहीं, जो कि पैसेज में ये रहा नेवर। क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड है रिमेंबर, रिमेंबर यानी होता है याद रखना, और फॉरगेट यानी भूल जाना, तो पैसेज में ये रहा इसका आंसर, ये रहा फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 19 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और ये जो पैसेज है वो आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर 5 द समिट विद इन से लिया गया है, तो पढ़ते हैं पैसेज।
Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. पीछे मुड़कर देखने पर मैं पाता हूँ कि मैंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. It is like answering a question why you breathe, why do you help your neighbor. ये एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देना है जैसे आप श्वास क्यों लेते हो, आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो. Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो, और इसका कोई अंतिम उत्तर संभव नहीं है. यानी राइटर को ये अभी तक भी समझ में नहीं आया कि वह एवरेस्ट पर क्यों चढ़े. इस प्रश्न का उत्तर देना उनको ऐसे लगता है कि आप श्वास क्यों लेते हो, आप पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो. तो इनके कोई अंतिम उत्तर संभव नहीं है कि इनका कोई विशेष पर्पज हो. तो एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब. और फिर ये तथ्य है कि एवरेस्ट केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज आवन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. वह व्यक्ति जो पर्वत के शिखर पर चढ़कर आया है वह इस विशाल विश्व में अपनी स्वयं की लघुता, अपनी स्मॉलनेस के प्रति विशेष तरीके से जागरूक हो जाता है. यानी राइटर के कहने का मतलब ये है कि हम केवल शरीर से ही ऊंचाई पर नहीं पहुंचते हैं, बल्कि हमारी सोच, हमारे कार्य, ये सब भी हमें उच्च कोटि के रखने पड़ते हैं, तब जाकर के हम वहाँ पे चढ़ पाते हैं. और इंसान की सोच बड़ी हो जाती है, वह अपनी लघुता के प्रति विशेष तरीके से जागरूक हो जाता है. द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. एक पर्वत की भौतिक विजय उपलब्धि का केवल एक भाग है. देयर इज मोर टू इट देन दैट. इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. यानी इसका और अधिक महत्व है. इसके बाद कार्यपूर्णता का भाव आता है. यानी इसके शारीरिक विजय के बाद कार्यपूर्णता का भाव आता है. फुलफिलमेंट यानी पूर्णता. देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबोव वंस सराउंडिंग्स. अपने परिवेश से ऊपर उठने की गहरी इच्छा की संतुष्टि होती है. इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. और यह व्यक्ति में साहसी कार्यों के प्रति शाश्वत प्रेम है, उसका सच्चा प्रेम है. द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल. और ये जो अनुभव है ये केवल फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है, ये भावनात्मक भी है और आध्यात्मिक भी है. क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द ऑथर नॉट फुल्ली एक्सप्लेन्ड. लेखक किस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाता है. तो आंसर इसका, आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई एम क्लाइम्ड एवरेस्ट. यहाँ से यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब. केवल शारीरिक चढ़ाई क्या नहीं है. तो आंसर है इसका, एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब. क्वेश्चन नंबर सी है, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे दिए गए वर्ड्स का प्लूरल बताना है. फर्स्ट है सराउंडिंग, तो इसका हो जाएगा सराउंडिंग्स. और सेकंड है एक्ट, इसका हो जाएगा एक्ट्स. नंबर 20 है, व्हाट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज. पैसेज में इसका आंसर है, देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबोव वंस सराउंडिंग्स. यानी अपने परिवेश से ऊपर उठने की गहन लालसा की संतुष्टि होती है. क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डज द नैरेटर से अबाउट एक्सपीरियंस. लेखक अनुभव के बारे में क्या कहता है. तो आंसर इसका पैसेज में, इसका यहाँ से, द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल. यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा. सी है, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस. एन एक्टिविटी विद डेंजर सच एज क्लाइंबिंग एसेट्रा. खतरों के साथ ऐसी गतिविधि करना जैसे चढ़ाई. तो इसका ऐसे स्टार्ट है, एडवेंचर है, साहसिक कार्य करना. तो यहाँ पे आएगा एडवेंचर. क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. और ये भी पैसेज है, ये कंसीन पैसेज है. योगा प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ. योगा आपकी हेल्थ को अच्छे रखने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है. इट कीप अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी. ये हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है. इट प्रोवाइड अस पॉजिटिव एटीट्यूड. ये सकारात्मक दृष्टिकोण देता है. योगा कीप अस एनर्जेटिक एंड एजाइल थ्रू आउट द डे. और ये हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जावान फुर्तीला रखता है. टुडे आवर लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज्ड ए ग्रेट डील. पूरी तरीके से बदल गई है. वी रिमेन बिजी द होल डे लॉन्ग. हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं. स्ट्रेस एंड टेंशन हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. तनाव और चिंताएं हमारे जीवन का एक पार्ट हो गई है. स्ट्रेस एंड टेंशन आर ऑल्सो द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल.
तनाव और चिंता आधुनिक जीवन शैली की उत्पादक है। योगा रिलीव्स अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन। योगा हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। इट जनरेट्स एनर्जी। ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और ये हमारे अंदर रचनात्मक और आत्मानुशासन भी उत्पन्न करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन क्योरिंग फैटल डिजीज लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स। और ये घातक बीमारियों जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस और एड्स से भी ठीक होने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए है, व्हाट रोल डज योगा प्ले? इसका आंसर है योगा प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल? आधुनिक जीवन शैली के उत्पादक क्या क्या हैं? तो आंसर है इसका यहाँ से स्ट्रेस एंड टेंशन आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। क्वेश्चन नंबर सी है, विच डिजीज आर फेटल? कौन से रोग घातक है? तो आंसर है इसका कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स। यहाँ से यहाँ तक। नंबर 22 का ए है, व्हाट डज योगा जनरेट? योगा क्या जनरेट करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो आंसर है इट जनरेट्स एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ योगा इन आवर एवरीडे लाइफ? हमारे नित्य प्रतिदिन के जीवन में योगा का क्या महत्व है? तो आंसर इसका योगा रिलीव्स अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। इन सेंटेंस को करेक्ट सीक्वेंस में रखना है। तो ये देखिए एक स्टोरी है। सबसे पहले ये वाला सेंटेंस आएगा। सबसे फर्स्ट आएगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट। सेकंड सेंटेंस रहेगा, इट वेंट टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर एवरीबडी। थर्ड सेंटेंस रहेगा, इट पास्ड बाय ए टेलर शॉप। फोर्थ रहेगा, द टेलर्स गेव इट समथिंग टू ईट। और फिफ्थ रहेगा, द एलिफेंट वाज वेरी हैप्पी विद द टेलर। इस तरीके से आपको करेक्ट सीक्वेंस में इनको रखना है। पार्ट 4 है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 24 है, यू आर प्रिया लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड योगिता इन्वाइटिंग हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज। आप इन क्लूज को भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन इज़ योर बर्थडे, हु एल्स इज़ कमिंग, आपका बर्थडे कब है और कौन कौन आ रहा है इसमें, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग, और आप इसे कैसे मना रहे हैं। और ये देखिए ऑप्शन में है सेकंड वाला जो है, यू आर नजमा नाविद, योर राइट हैंड बोन गॉट फ्रैक्चर्ड वाइल प्लेइंग फुटबॉल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 10 days। और खेलते समय आपकी दाएं हाथ की हड्डी टूट गई है, तो आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए 10 दिन की छुट्टी के लिए। तो दोनों में से एक करना, या तो आप पत्र कर लीजिए या फिर एप्लीकेशन। मैं दोनों ही बता देती हूँ आपको। तो पत्र इस प्रकार से रहेगा, एप्लीकेशन इस तरीके से कर लेना है आपको। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, नेम, टीच, मेथड ऑफ टीचिंग, पंक्चुअल, नेचर, काइंड, प्लेयर, हेल्प, पुअर स्टूडेंट्स। माय फेवरेट टीचर पर आपको पैराग्राफ लिखना है। इन क्लूज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर टाइटल में माय फेवरेट टीचर की जगह बेस्ट टीचर दिया हुआ हो तो भी आप ये वाला पैराग्राफ कर सकते हैं। तो देखते हैं माय फेवरेट टीचर पर पैराग्राफ। और ये भी ऑप्शन में है, या तो आपको स्टोरी करनी है या फिर पैराग्राफ। और ये क्वेश्चन लगभग 10 नंबर का है। दोनों में से आपको एक करना है, या तो स्टोरी या फिर पैराग्राफ। स्टोरी दी गई है यहाँ पे एन एलिफेंट एंड ए टेलर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आपकी इस बार एन एलिफेंट एंड टेलर वाली स्टोरी आएगी, या फिर ए हेरन एंड ए टॉर्टोइज। और ये दोनों स्टोरीज एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टोरीज मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, रियल पेपर कभी भी नहीं आता है एग्ज़ाम से पहले, वो डायरेक्ट एग्ज़ाम ही आता है। तो जैसे कई बार मिस गाइड करते हैं कि ये रियल पेपर है, असली पेपर है, तो ऐसा नहीं है। और मैंने जो सैम्पल पेपर आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे। और स्टोरी के तो 99% चांसेस है कि इन दोनों स्टोरीज में से एक स्टोरी आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी क्या आपको पहले से आती थी। थैंक यू।